हेलो दोस्तों, हमने सिंधु घाटी सभ्यता में आगे के क्वेश्चनों को कर लिया था। इसमें अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखना शुरू करते हैं। किसी कारण से वो वीडियो कट हो गई थी, तो हम कंटिन्यू करेंगे। निम्नलिखित में से किस पुरास्थलों में मनका यानी मणिका बनाने के कारखानों का प्रमाण मिलता है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका है सी, राइट है, यानी कि 1 और 4 चंदहुदड़ों में और लोथल से हमें मणिका के बनाने के कारखानों का प्रमाण मिलता है। किन पुरास्थल में? चंदहुदड़ों और लोथल में से हमें मणिका बनाने के कारखाने मिलते हैं। ये यूपी PCS PSC ACF 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। सैंधव सभ्यता में स्वर्णकार आभूषणों के निर्माण में दक्ष थे। ये सीप, शंख, हाथी के दांत से विभिन्न प्रकार की वस्तुएं और आभूषण बनाए जाते थे। चंदहुदड़ और लोथल से मनके बनाने के कारखाने प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें लिखा हुआ है निम्नलिखित में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित हैं? क्योंकि ये उत्तर प्रदेश प्री 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो हमें जो भी सिंधु सभ्यता से संबंधित उत्तर प्रदेश के केंद्र थे उनकी हमें पहचान करनी है। तो आप जानते हैं कि ये कालीबंगा जो है राजस्थान में है, लोथल गुजरात में है, हुलास और आलमगीरपुर ये उत्तर प्रदेश के हैं। तो तीसरा और चौथा ये राइट हो जाएगा। ये उत्तर प्रदेश में है, तो तीसरा और चौथा अपना ऑप्शन कौन सा है? डी। इस तरह से ये राइट आंसर डी हो जाएगा। जो है आलमगीरपुर, ये मेरठ जिले के हिंडन नदी के किनारे है और इसकी खोज 1958 में भारतीय सेवक समाज द्वारा की गई। इसका उत्खननकार 1958 में यज्ञदत्त शर्मा। अभी पूछ सकता है कि आलमगीर का उत्खनन किसने किया था? तो ये यज्ञदत्त शर्मा ने किया था। हुलास जो है उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में है और ये मेरठ जिले में हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर है। मोहनजोदड़ो में बृहद स्नानागार परिसर के तालाब में सीढ़ियां थीं, तो सीढ़ियों का जो स्ट्रक्चर था वो किस तरीके से था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी पार्श्व से और पूर्वी पार्श्व, दक्षिणी पार्श्व की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर। पार्श्व मतलब होता है सामने, यानी कि उत्तर से दक्षिण की ओर इस तरह से सीढ़ियां बनी हुई थी। मोहनजोदड़ो की सबसे महत्वपूर्ण स्थल विशाल स्नानागार था, जो उत्तर से दक्षिण 54 मीटर तक, पूर्व से पश्चिम लगभग 33 मीटर का था। जो महत्वपूर्ण जिसे माना गया है वो उत्तर से दक्षिण की ओर है। इसमें उतरने के लिए उत्तर तथा दक्षिण की ओर सीढ़ियां बनी हुई हैं। स्नानागार के केंद्रीय भाग में अवस्थित जलाशय 14 मीटर लंबा और 7 मीटर चौड़ा है। इसमें जो भी आकार है उसे बताया गया है और फर्श और दीवारों की जुड़ाई जिप्सम से की गई है। इसका प्रयोग संभवतः सार्वजनिक रूप से धार्मिक अनुष्ठान संबंधी स्नान के लिए किया जाता है। इसे हम धार्मिक अनुष्ठानों और जब सार्वजनिक रूप से जब कोई सब लोग इकट्ठे होते थे तब हम इस विशाल स्नानागार का प्रयोग करते थे। उस समय किया जाता था, हम नहीं, वो लोग करते थे। हड़प्पा संस्कृति से निम्नलिखित में से कौन से स्थल कच्छ प्रदेश में स्थित है? कच्छ यानी कि गुजरात का जो अपना ये कठियावाड़ क्षेत्र है और इसमें ये लास्ट वाला नीचे का दक्षिण साइड का कच्छ का एरिया है। तो इसमें हो जाएगा देसलपुर और धौलावीरा, ये हो जाएगा कच्छ प्रदेश ये माने जाते हैं। इस तरह अपना राइट आंसर हो जाएगा ए 1 और 2। हड़प्पा संस्कृति से जुड़े स्थलों में देसलपुर, सुरकोटबा और धौलावीरा कच्छ से क्षेत्र से हैं। याद रखेंगे इसको, देसलपुर और धौलावीरा। तो अभी ये हमारे ऑप्शन में था सुरकोटदा, ये भी उसी से रिलेटेड है, जबकि रोजदी, रंगपुर और लोथल ये खंभात क्षेत्र से स्थित हैं। अगर खंभात क्षेत्र से पूछेगा तो इसमें रोजदी, रंगपुर और लोथल, रा और रा ये लोथल से संबंधित है, ये खंभात के क्षेत्र से संबंधित है और धौलावीरा, देसलपुर, सुरकोटदा ये हो जाएगा कच्छ क्षेत्र से। हड़प्पा सभ्यता के स्थल राखीगढ़ी और बनावली हरियाणा में स्थित है। यहाँ धातव्य है कि सिंधु सभ्यता
सिंधु, चेनाब, झेलम नदियों के तट पर बसी थी। हड़प्पा सभ्यता में निम्नलिखित में से कौन से स्थल हरियाणा में स्थित है? तो आप जैसा कि जानते हैं कालीबंगा राजस्थान में है, कालीबंगा राजस्थान में है, बनावली ये भी वही है, और राखीगढ़ी ये हो जाएगा हरियाणा में, और ये रोपड़ हो जाएगा पंजाब क्षेत्र में। तो इस तरह अपना राइट आंसर हो जाएगा सी 1 और 3। सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वह है, तो सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के किनारे बसी थी वो कौन कौन सी नदियां हैं? अभी हमने देखा इसमें सिंधु नदी तो है ही, चिनाब भी है और झेलम भी है, गंगा नदी नहीं है। तो ये हो जाएगा 1, 2 और 3। इस तरह राइट आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों पर ध्यान दीजिए, इसमें बताया गया है ये सब सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हैं। इसमें से ये किस राज्य में स्थित हैं? तो चंदहुदड़ो, इसमें मिलान करना है इसको। लोथल गुजरात अभी हमने देखा, कालीबंगा ये पंजाब में नहीं है, बनावली हरियाणा ये भी सही है, बनावली ये राजस्थान में हो जाएगा, और इसमें बनावली हरियाणा में है। चंदहुदड़ो ये भी सिंध के पास में है और ये गुजरात के पास में है। तो ये तीसरा ऑप्शन गलत है, ये पंजाब के पास में है, रोपड़। ध्यान रखेंगे इसको, पंजाब के पास रोपड़ है, कालीबंगा राजस्थान के पास में। तो ये हमें गलत वाला ऑप्शन देखना था। तो इस तरह राइट आंसर हो जाएगा ए, केवल 3। एक बार हम पूरे लिस्ट को देख लेते हैं। चंदहुदड़ो जो है वो सिंध के पास में है, लोथल गुजरात, कालीबंगा राजस्थान, बनावली हरियाणा, रोपड़ पंजाब, सुरकोटदा ये भी गुजरात, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, रंगपुर ये भी गुजरात, हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब क्षेत्र में है, हड़प्पा इसमें वर्तमान में पंजाब में है, दैमाबाद महाराष्ट्र, राखीगढ़ी हरियाणा। हरियाणा में 2 हैं, याद रखेंगे, बनावली और राखीगढ़ी, और कालीबंगा जो है वो राजस्थान में है। बाकी सारे ये गुजरात में, लोथल गुजरात में हो जाएगा, और सुरकोटदा ये भी गुजरात में हो जाएगा। हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? जिन प्रश्नों में हमें नहीं दिया होता है उनसे हम प्रश्नों को ध्यान से पढ़ेंगे। कभी कभी क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ने पर जो नहीं दिया होता है वो हम नहीं समझ पाते हैं और क्वेश्चन हमारे रॉन्ग हो जाते हैं। तो इसमें हम स्थलों को मिलान करेंगे। आलमगीरपुर ये उत्तर प्रदेश ये सही है, बनावली ये हो जाएगा हरियाणा ये भी सही है, दैमाबाद महाराष्ट्र सही है, राखीगढ़ी अभी हमने देखा ये भी कहाँ है, ये भी हरियाणा में है, कालीबंगा जो है वो राजस्थान में है, सिर्फ कालीबंगा है, बाकी बनावली और राखीगढ़ी ये दोनों कहाँ पे हैं, हरियाणा में। इस तरह राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? कौन सुमेल नहीं है? आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, लोथल गुजरात, कालीबंगा हरियाणा, और पंजाब में कालीबंगा हरियाणा में नहीं है, अभी हमने देखा कालीबंगा जो है वो राजस्थान में है। इन दोनों में मिसमैच कर रहा है, अभी हमने 2 क्वेश्चनों में देखा। तो हमें ये ध्यान रखना है कि कालीबंगा जो है वो राजस्थान में है, काली राजस्थान, और जो है बनावली और राखीगढ़ी इसे याद रखेंगे तो क्वेश्चन सही हो जाएंगे। बनावली और राखीगढ़ी, कालीबंगा इन तीनों में कन्फ्यूजन हो जाता है, इसलिए क्वेश्चन बार बार करके उलटफेर करके क्वेश्चन को बना रहे हैं। तो बनावली और राखीगढ़ी ये हो जाएंगे हरियाणा में, और कालीबंगा सिर्फ है ये राजस्थान में। सिंधु सभ्यता के लोग किससे परिचित नहीं थे? ये क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि कौन से पशु ऐसे थे जो हमें सिंधु सभ्यता में दिखाई नहीं देते हैं, वो हमें नहीं मिलते हैं। तो इसमें कौन से हैं? हमें बाघ भी दिखाई देता है, अश्व भी, हाथी के भी प्रमाण हैं, और आज मतलब होता है बकरी। तो ये भी जो भी पालतू पशु थे, और ये हाथी से वो लोग परिचित थे,
अश्व से भी इस तरह जो है वो शेर, सिर्फ बी यानी कि 5 वाला। सिंधु सभ्यता के लोग बैल, भेड़, बकरी, सुअर पालते थे। सिंधु मोहरों पर बाघ, हाथी, गैड़ा, भैंसा, हिरन, एक सिंगी पशु की आकृति अंकित है। सुरकोटदा पुरास्थल से घोड़े की अस्थियों के प्रमाण मिलते हैं। शेर के बारे में कोई जानकारी हमें सिंधु सभ्यता से नहीं मिलती है। हालांकि इसमें भी काफ़ी कंफ्यूजन है कि सिंधु सभ्यता में घोड़े के प्रमाण मिलते हैं कि नहीं, तो हमें ज़्यादातर स्थानों पे ये तो इसके साक्ष्य नहीं मिलते हैं। ये भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी क्वेश्चन रहता है। लेकिन हमें कुछ एक जगह जैसे आर्य शर्मा की बुक में दिया गया है कि घोड़े के कुछ एक प्रमाण मिलते हैं। जैसे इसमें स्पष्ट कर दिया गया है कि सुरकोटदा पुरास्थल जो है वहाँ पर हमें घोड़े की अस्थियाँ प्राप्त मिलती हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज इसमें से स्थल दिए गए हैं और किसने इसका उत्खनन किया उस अकॉर्डिंग उसको दिया गया है। तो उसमें पूछा गया है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो हड़प्पा का दयाराम साहनी ने किया था। लोथल का SR राव ने किया था। सुरकोटदा का JP जोशी ने किया था। धोलावीरा का BK थापड़ ने किया था। ये रंग है। तो इसमें देखेंगे हम जो है धौलावीरा गुजरात प्रांत में अवस्थित है। यहाँ की टीलों की खोज 1967 से 68 के बीच में डॉक्टर JP जोशी जो सुरकोटदा है यानी कि जो भी लोथल और सुरकोटदा इन दोनों की खोज उत्खनन किसने किया था? JP जोशी ने ही किया था। BK थापड़ नहीं है। ये तीनों स्थल गुजरात में ही स्थित हैं। तो उनमें से 2 स्थलों की खोज JP जोशी ने ही किया था। सर्वप्रथम वह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अधिकारी थे। इसके उत्खनन का कार्य विस्तृत तौर पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के ही एक अन्य अधिकारी डॉक्टर RL विष्ट के मार्गदर्शन में 1990 से 91 में किया गया था। यहाँ से सुरक्षा गृह का प्रमाण मिलता है। अगर डॉक्टर RL विष्ट भी लिखता है तो भी हम धौलावीरा के लिए सही मानेंगे। नीचे 2 वाक्यांश दिए गए हैं। इसमें पूछ रहा है एसर्जन और रीजन की जो क्वेश्चन होते हैं हमें इन क्वेश्चनों को ये भी काफ़ी से क्वेश्चन होते हैं तो इसमें हमें वैल्यू एडिशन मिल जाता है अच्छे से। तो कथन A और रीजन इसमें दिया गया है। अब हम इन कथनों को इस तरह से पढ़ेंगे जैसे हमें पहले कथन पढ़ लेना फिर हमें खुद से क्वेश्चन करना है कि क्या यह क्वेश्चन सही है कारण के अकॉर्डिंग। मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं क्योंकि वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। वो खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे इसलिए मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो चुके हैं। देखिए ये विलुप्त हो चुके हैं, इस समय विलुप्त हो गए हैं ये दोनों। तो इसका रीजन ये नहीं है कि वो खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे इसलिए अब विलुप्त हो चुके हैं। ये दोनों तो सही हैं, यानी कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा अब विलुप्त हो गए हैं और ये भी हमें पता है कि ये खुदाई के दौरान हमें मिले थे। ये 2 शहर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा ये दोनों हमें उस समय खुदाई के दौरान मिले थे। लेकिन ऐसा इसका रीजन नहीं है कि खुदाई के दौरान मिले थे इसलिए विलुप्त हो गए हैं। इस तरह में क्वेश्चन करना है तब ये हमारे क्वेश्चन सही होंगे। तो ये दोनों सही हैं किंतु R इसका सही स्पष्टीकरण नहीं है का। तो इस तरह राइट आंसर हो जाएगा B। निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। अभी हमने जिस तरह से इसका आइडिया बताया उसी तरह से हमें इन प्रश्नों को हैंडल करना है। तो हम क्या करेंगे, कथन को सबसे पहले पढ़ेंगे। कथन में दिया गया है कि हड़प्पीय धर्म के एक लक्षण के रूप में मार्त देवी की पूजा हड़प्पा संस्कृति के सभी प्रमुख नगरों में प्रचलित थी। हड़प्पा और कारण पढ़ेंगे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से पकी मिट्टी की स्त्री आकृतियां बड़ी संख्या में प्राप्त हुए हैं। तो इसमें क्या है कि जो हमें पता है कि टेराकोटा जो होता है टेराकोटा उसे ही हम पकी मिट्टी के बर्तन कहते हैं। पके हुए मिट्टी के बर्तन
कहते हैं, टेराकोटा को ही। तो जो टेराकोटा से पकी हुई मिट्टी के बर्तन है वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से काफ़ी मात्रा में मिले हैं। इसका रीज़न ये इसका कथन में दिया गया है कि जो हड़प्पा धर्म के एक लक्षण में मार्त देवी की पूजा हड़प्पा संस्कृति के सभी प्रमुख स्थलों में प्रचलित थी, तो ऐसा नहीं है, इसलिए ये गलत है और रीज़न सही है इसका, क्योंकि ये केवल हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से ही मिले हैं, तो ये सभी प्रमुख नगरों में प्रचलित नहीं हो सकते हैं। ओके, इस तरह से राइट आंसर हो जाएगा डी। देख लेते हैं इसकी व्याख्या को भी देख लें। सिंधु सभ्यता के सिंध तथा पंजाब के क्षेत्रों में स्थित अनेक पुरास्थलों में नारी मृण मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। विद्वानों ने इस मृण मूर्तियों को मातृशक्ति की उपासना से संबंध किया है। नारी मृण मूर्तियाँ कालीबंगा, लोथल, सुरकोटा और मिथिला जैसे प्रमुख नगरों में नहीं मिली है। ये हमें हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुई हैं, जिसे इनके जो माता देवी की पूजा के धर्म थे वो सभी नगरों में प्रचलित नहीं माने जा सकते हैं, ऐसा नहीं माना गया है। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले कहाँ हुआ? तो ये हो जाएगा भारत में ही। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले भारत में किया गया। सिंधु सभ्यता में इसके अवशेष मिले हैं। सिंधु सभ्यता का प्रमुख सूती वस्त्र उद्योग था। सिंधु सभ्यता ही सूती वस्त्र उद्योग था। सिंधु सभ्यता संबंधित है किससे? ये आदि ऐतिहासिक युग से, क्योंकि जो आदि ऐतिहासिक युग में जो भी हमें सभ्यताएं मिली हैं उनकी लिपियां पढ़ी नहीं जा सकी हैं। हमें पुरातत्व तो मिले हैं, लेकिन लिपियां भी, कुछ लिखे अक्षर भी मिले हैं, लेकिन अभी तक हम उन्हें पढ़ नहीं सके हैं, इसलिए हम उसे आदि ऐतिहासिक में काल में डालते हैं, जिसमें लिपि के साक्ष्य तो हैं, किंतु उन्हें वो आपट हैं, दुर्बोध हैं कि होने के कारण इनसे कोई ऐतिहासिक निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। जहाँ से लिखित साक्ष्य मिलने लगते हैं उसे ऐतिहासिक काल जाना जाता है। इस दृष्टि से पाषाणकालीन सभ्यता प्रागैतिहासिक तथा सिंधु एवं वैदिक सभ्यता आदि ऐतिहासिक के अंतर्गत आती हैं। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी से ऐतिहासिक काल आरंभ होता है, और जब मौर्य काल आता है, और बुद्ध काल से यहाँ से हमें जब मौर्य के अशोक के शिलालेख प्राप्त होते हैं, तो जिसे ब्रिटिश के जेम्स ने पढ़ा था उसको, वहाँ से हमें शिलालेखों के पढ़ने की परंपरा की शुरुआत होती है। बाकी जो वैदिक काल है और सिंधु सभ्यता के जो भी हमें लिपियाँ मिली हैं उसे अभी तक पढ़ा नहीं गया है, पढ़ा नहीं जा सका है, पढ़ने की कोशिश तो की गई है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थल से प्रारंभिक हड़प्पा काल में दुर्गीकरण के साक्ष्य मिले हैं? तो ये हो जाएगा आमरी। आमरी का उत्खनन 1929 में SP मजूमदार ने किया था। इसे पाक हड़प्पा के 4 पुरातात्विक स्थल मिले हैं। आमरी के प्रारंभिक हड़प्पा काल में दुर्गीकरण के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से मृत भांडों के प्रथम बार पशु अंकन के साक्ष्य और बारहसिंगा के साक्ष्य भी मिलते हैं। सैंधव मुद्राओं का सर्वाधिक प्रचलित अभिप्राय निम्नलिखित में से कौन है? सैंधव जो मुद्राएं थी उनमें मोहरे जो थी वो सर्वाधिक प्रचलित किस तरीके से थी? तो हम एक श्रृंगी पशु के रूप में जो भी मोहरे थे उस पर एक श्रृंगी पशु का अंकन किया गया है। सैंधव मुद्रा का सर्वाधिक प्रचलित अभिप्राय एक श्रृंगी पशु है, जबकि धार्मिक पवित्रता की दृष्टि से कुबड़ वाला बैल है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो एक पशुपति की, एक पुजारी की मूर्ति मिली है उसमें हमें बैलों के, कुबड़ वाले बैल के भी चित्र दिखाई देते हैं। मोहनजोदड़ो से मिली एक मुद्रा पर पशुपति, ये देखा आपने, शिव की आकृति के साथ हाथी, बाघ, गैड़े, भैंसे आदि दिखाए गए हैं। इसी प्रकार एक अन्य मुद्रा उपरोक्त 4 पशुओं के साथ एक बिच्छू भी दिखाया गया है, जबकि कालीबंगा से प्राप्त एक मुद्रा पर व्याघ्र का भी अंकन दिखाया गया है। सिंधु घाटी का अधिकांश मुद्राएं सेल खड़ी से निर्मित की जाती हैं। हड़प्पा सभ्यता की अधिकांश मुद्राएं बनी हैं किसकी? सेल खड़ी से। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी, क्योंकि उनके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, वो शहरी तरीके से वो विकसित था। इनके पास चित्रलेखनी लिपि थी। आप जैसा कि जानते हैं कि सिंधु घाटी
सभ्यता की जो भी लिपियां हैं उनमें कुछ चित्रों के माध्यम से संकेत किए गए हैं जिन्हें हम लिपि कहते हैं। तो यहाँ पर भाव चित्रात्मक लिपि मिलते हैं हमें। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपियों को हम भाव चित्रात्मक लिपि कहते हैं क्योंकि हम उसे पशुओं के माध्यम से बताया गया, तो हम उन पशुओं को किस रूप में उसे लिपि माना गया था, उस समय कैसे वो लोग बातचीत करते थे कि कुछ पशुओं, पेड़ पौधे, सब जानवरों के, पेड़ पौधों के चित्र बना के वो बातचीत करते थे। इनके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों के ज्ञान का अभाव था, तो ऐसा सही है। इस तरह उपयुक्त सभी सही हो जाएंगे। सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, ये तो सही है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत देशों में था, ये भी सही है। मार्त देवी की उपासना की जाती थी, सही है। लोग लोहे से परिचित थे, ऐसा नहीं है। लोहे, सिंधु घाटी सभ्यता को हम कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहते हैं, जिसमें हम कांस्य में हम तांबे और टीन मिलाकर कांस्य का निर्माण किया जाता है, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहते हैं। जब हम लोहे के प्रमाण हमें मिलने लगते हैं, एक मिनट, जब हमें लोहे के प्रमाण मिलने लगते हैं उस समय से मनुष्य काफ़ी विकसित हो जाता है और हम वैदिक सभ्यता की शुरुआत की ओर बढ़ने लगते हैं और काफ़ी अच्छे तरीके से कृषि का विकास भी हो जाता है। ओके, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल है, तो यह हो जाएगा राखीगढ़ी, जो कि कहाँ पर है? ये हरियाणा में है। सबसे बड़ा स्थल यहीं पर ये हड़प्पा का है। हड़प्पा सभ्यता का पुरास्थल राखीगढ़ी हरियाणा राज्य के हिसार जिले में स्थित है। इस स्थल की खोज प्रोफेसर सूरजभान और राफिक मुगल ने किया था। यहाँ से सिंधु सभ्यता के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। भारत में हड़प्पा सभ्यता के विशालतम नगरों में राखीगढ़ी एक है। याद रखते है कि बुर्जहोम एक नवपाषाणीन स्थल है जो सिंधु सभ्यता से संबंधित नहीं है, ये इससे पहले की सभ्यता है। निम्नलिखित में से कौन पुरातात्विक साक्ष्य सिंधु सभ्यता से संबंधित नहीं है? हुलास आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में है। बुर्जहोम ये पुरापाषाण नवपाषाण काल अभी हमने देखा, ये नवपाषाण काल से संबंधित है, इससे कि पहले की सभ्यता से। और दहेरी, मांडा, ये सब सिंधु सभ्यता के स्थल हैं, जबकि हुलास वो बुर्जहोम के नवपाषाण काल का स्थल है। इस तरह राइट आंसर हो जाएगा डी। किसने सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था? तो इनका नाम किसने दिया था? मार्टिमर व्हीलर। ये फैक्ट है, इसे याद रख लेंगे, इसको मार्टिमर व्हीलर के नाम से याद रखेंगे। सिंधु सभ्यता का प्रयोग इस जब खोज हुई थी तो उन्होंने नाम दिया था। सर्वप्रथम जॉन मार्शल ने 1924 में प्रकाशित अपने लेख में सिंधु घाटी सभ्यता नाम दिया। जब इस सभ्यता का परिचय सिंधु घाटी के बाहर भी मिलने लगा तब मार्टिमर व्हीलर ने अपनी पुस्तक में इसे सिंधु सभ्यता नाम दिया। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी प्रमुख स्रोत पुरातात्विक खुदाई ही है। ओके, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है, तो शिलालेख, ये ऐसा नहीं है, शिलालेख नहीं मिलते। पक्की मिट्टियों की मोहरों पर अंकित लेख, पुरातात्विक खुदाई, अभी हमने देखा पुरातात्विक खुदाई से ही हमें अधिक से अधिक हड़प्पा सभ्यता की जानकारी मिलती है, तो इसमें हो जाएगा ये पुरातात्विक खुदाई, क्योंकि हमने काफ़ी सारी खुदाई करके हड़प्पा के स्थलों को प्राप्त किया है, जिससे हमें उनके बारे में सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा संस्कृति के नाम से के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। आपको याद रखना है कि जो हम बार बार इसमें सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता ये एक ही है, क्योंकि जो सिंधु नदी थी वो वहाँ से होकर गुजरती थी, इसलिए हम इसे सिंधु सभ्यता के नाम से जानते हैं। और जो है इसमें यहाँ पर सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थान की खोज की गई थी, इसलिए हमने इसका हड़प्पा संस्कृति भी हमने इसको रख दिया। ओके, निम्नलिखित कथन में से रिक्त शब्द को इंगित कीजिए। हड़प्पा मोहनजोदड़ो कालीबंगा में दुर्ग नगर में स्थित थे। इसमें दुर्ग नगर के स्थित थे, इसमें
पश्चिम में स्थित थे। जो दुर्ग बड़े बड़े दुर्ग थे वो पश्चिम की ओर थे। सिंधु सभ्यता के नगरों में 2 टीले प्राप्त हुए हैं। यहाँ दुर्ग का टीला पश्चिम में तथा नगर पूर्व में स्थित था, जो कि एक सुरक्षा प्राचीर के रूप में घिरे हुए थे। यही नगर विन्यास हड़प्पा, मोहनजोदड़ो एवं कालीबंगा में भी है। अधिशंख हड़प्पा स्थल सिंधु घाटी में ही स्थित हैं। अधिशंख हड़प्पा स्थल स्थित हैं, तो अभी हमने देखा ये सिंधु घाटी में ही हमें हड़प्पा के स्थल मिल जाते हैं ज़्यादातर। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में स्वतंत्रता के बाद सर्वाधिक संख्या में हड़प्पन स्थलों की खोज हुई। स्वतंत्रता के बाद में किन स्थलों की खोज हुई? उनमें है गुजरात में सबसे ज़्यादा हमें सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो मूर्ति पूजा का आरंभ हम पूर्व आर्य जब लोग आए थे तो हम मूर्ति पूजा का आरंभ करते हैं। हड़प्पा संस्कृति की उत्तरी सीमा का निर्धारण करता है। तो उत्तर में हड़प्पा संस्कृति को हम 4 भागों में बांट लेते हैं इस तरह से दिशाओं के रूप में। तो ऊपर में हो जाएगा मांडा, इधर हो जाएगा सुक्ताडोर गुजरात का जो स्थल है। उत्तर प्रदेश के साइड में हम आलमगीरपुर को मानते हैं, आलमगीरपुर को, और इधर महाराष्ट्र दक्षिण में महाराष्ट्र का दायमाबाद। तो उत्तर में मांडा, पश्चिम में सुक्ताडोर और पूरब में आलमगीरपुर और दक्षिण में दायमाबाद। अब इस तरह से दिशाओं के बारे में पूछेगा तो हम आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो उत्तर में क्या हो जाएगा? बी मांडा। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को समझ पाया तो ये हो जाएगा जॉन मार्शल ने सबसे पहले इनकी खोजों को, इसके महत्व को पहचाना कि इसमें क्या ये किस समय के ये स्थल हैं। सभी इनके बारे में अच्छे से उसने खुदाई करना शुरू किया। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? तो जैसा कि आप जानते हैं कालीबंगा ये है राजस्थान में, लोथल गुजरात में, हड़प्पा अब इस समय वर्तमान में पाकिस्तान में है, आलमगीरपुर ये उत्तर प्रदेश में है। ओके, राइट आंसर हो जाएगा बी, हड़प्पा पाकिस्तान में है। निम्न में से किस हड़प्पा स्थल में 100 पेट का ताबूत के प्रमाण मिले हैं? तो ये जाएगा 100 पेट का, सबसे ज़्यादा 100 पेट का हड़प्पा से मिलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के किस पुरास्थल से नाव के चित्र और मॉडल प्राप्त हुए हैं? तो मोहनजोदड़ो और लोथल, क्योंकि जो लोथल का क्षेत्र था वो वहाँ पर कच्छ की खाड़ी गुजरात के एरिया में था, जो कि एक तटीय क्षेत्र है, तो ऑब्वियसली हमें यहीं से भी मिलेंगे। बाकी रोपड़ पंजाब में है और ये धौलावीरा भी इसी से संबंधित है, लेकिन मोहनजोदड़ो और लोथल जो है वो नाव के चित्र और मॉडल में यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। निम्नलिखित में से हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से कब्रिस्तान के प्रमाण नहीं मिले हैं? तो यह हो जाएगा मोहनजोदड़ो से। राखी गढ़ी से काफ़ी मात्रा में हमें सावधान मिलते हैं, हड़प्पा से भी और रोपड़ से भी। निम्नलिखित में से मोहनजोदड़ो जाने वाला व्यक्ति कौन था? तो मोहनजोदड़ो की किसने किया था? राखालदास बनर्जी ने ही जाने वाला व्यक्ति, यानी कि उसका उत्खनन किसने किया था? तो मोहनजोदड़ो का जब कोई पूछेगा तो वो राखालदास बनर्जी हो जाएंगे। हड़प्पा का आप सभी कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि हड़प्पा सभ्यता की उत्खनन किसने किया था, हड़प्पा स्थल की उत्खनन किसने किया था। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति की मुहर पर निम्न में से कौन अंकित नहीं है? अब हम पशुपति की एक हमें मुहर मिली है, उस पर काफ़ी सारे पशुओं की चित्र दिए गए हैं, तो हमें उसमें बैल के चित्र नहीं दिखाई देते हैं। हाथी, गैड़ा, बाघ दिखाई देते हैं, पर हमें कुबड़ वाला बैल जो है वो दिखाई नहीं देता है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव की मुहर विशेष प्रसिद्ध है। इस मुहर में एक त्रिमुखी पुरुष को एक चौकी पर पद्मासन मुद्रा में बैठे दिखाई दिया गया है। उसके सिर में सींग है और कलाई और कंधे पर उसकी दोनों भुजाओं पर चूड़ियों से लदी हुई मूर्ति की दाहिनी ओर एक हाथी है, एक बाघ है
बाईं ओर गैड़ा है और भैंसा है। तो हमें याद रखना है हमें हाथी, बाघ, गैड़ा और भैंसा। हाथी, बाघ, ये ओ माय गॉड, एक मिनट, इसमें हम क्या बात कर रहे थे कि हमें इसमें क्या दिखाई देता है, हाथी और बाघ को एक साथ में याद रखेंगे और गैड़े और भैंसे को इस तरह से हम याद कर लेंगे। जिसमें हमें अभी अगर पूछा गया कौन से पशु नहीं हैं तो उसमें हमें इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग उसमें बैल नहीं दिखाई देता है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव की प्रसिद्ध मुहर पर किस पशु का अंकन नहीं है? ये 2021 के क्वेश्चन में पूछा गया है। अभी हमने देखा हाथी, बाघ, भैंसा और गैड़ा, तो हमें सांड दिखाई नहीं देता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सैंधव सभ्यता में महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो जो विशाल स्नानागार था वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? तो यह हो जाएगा मोहनजोदड़ो से हमें घरों में कुएं के प्रमाण मिले हैं। अब हम आगे देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों से कुएं के अवशेष मिलते हैं? तो ये भी हो जाएगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की प्रसिद्ध पशुपति मुहर पर देवता किन पशुओं से घिरा हुआ है? कितनी बार ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो पशुपति मुहर है उसमें किस देवता में वो देवता जो है वो किन पशुओं से घिरा हुआ है? तो अभी हमने देखा हाथी, बाघ, हाथी बाघ ये जंगली जानवर हो गए, गैड़ा ये भी ऑलमोस्ट मतलब जंगल में मिलता है, और भैंसा ये दिखता है हमें। तो हम इसमें रीचेक करेंगे, यह जो ऑप्शन हो जाएगा चीता, उसी को बाघ कह दिया गया है, गैड़ा, भैंसा और हाथी। हमें इसमें भेड़ नहीं दिखाई देता इसलिए गलत हो गया ये, और इसमें सांप लिखा हुआ इसलिए गलत हो गया, घड़ियाल बिल्कुल नहीं, तो ये राइट आंसर हो जाएगा डी। किस स्थल से युगल स्त्री और पुरुषों के समाधानों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो ये हो जाएगा लोथल से। किस हड़प्पा स्थल से चावल का साक्ष्य मिलता है? तो अभी हमने देखा था, ये हो जाएगा लोथल से ही हमें मिलता है। मृणपट्टिका का उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की आकृति प्राप्त हुई है, तो हो जाएगा लोथल से ही सिंह युक्त देवता की आकृति प्राप्त होती है। उसके बाद में सिंधु घाटी सभ्यता का पोर्ट टाउन यानी बंदरगाह निम्न में से कौन था? तो ये लोथल था, जहाँ पर बंदरगाह के कुछ चिन्ह दिखाई देते कि यहाँ पर पहले यहाँ से व्यापार किया जाता था, क्योंकि ये लोथल तटीय क्षेत्र में है गुजरात के, तो यहाँ पर बंदरगाह बनाया गया था। दोतोर का टीला अहमदाबाद गुजरात जिले में सरगवल नामक स्थान के समीप स्थित है। यह मध्य आर.एस. राव के निर्देशन में उत्खनन किया गया और यहाँ पर पक्की ईंटों का बना हुआ एक विशाल आकार का घेरा हुआ प्राप्त हुआ, जिसे राम महोदय ने जहाजों की गोदी यानी डॉकयार्ड जो होता है वो बंदरगाह होता है। यहाँ पर नदी एक नहर के द्वारा भगवा नदी से जोड़ा हुआ है। यह विश्व का प्राचीनतम गोदीवाड़ा था। इस डॉकयार्ड बोलते हैं। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा से मिलती है। इसमें एस.आर. राव इस स्थल को लघु हड़प्पा भी कहते हैं। लघु हड़प्पा पूछेगा तो ये हो जाएगा लोथल ही। लोथल का गोदीवाड़ा अच्छा तरह से जुड़ा था। किससे जुड़ा हुआ था? भोगवा नदी से। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर था। पत्तन वही बंदरगाह कौन था? लोथल। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो ये भारत में कौन सा स्थित है? लोथल है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा ये सब
पाकिस्तान में है इस समय वर्तमान में। लोथल कहाँ पर है? ये गुजरात में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक जुते हुए खेत, ये कालीबंगा से, राजस्थान में जुते हुए खेत के प्रमाण मिलते हैं, वो भी कालीबंगा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पाक, हड़प्पा यानी कि पूर्व, हड़प्पा से पूर्व, इन्हें हम हड़प्पा को 3 भागों में बांटते हैं, हड़प्पा पूर्व, परिपक्व हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा। तो हमें पाक हड़प्पा यानी कि प्रारंभिक हड़प्पा से संबंधित कौन है? ये हो जाएगा कालीबंगा, जो राजस्थान में है। हड़प्पा कालीन स्थलों की खुदाइयों में ऊँट की हड्डियां कहाँ से मिलती हैं? ये हो जाएगा कालीबंगा, राजस्थान से ही। हड़प्पा संस्कृति का वह कौन सा पुरा स्थल है जहाँ दुर्ग तथा नीचे नगर दोनों अलग अलग प्राचीन से घिरे हुए थे? तो ये कालीबंगा ही है जो स्पेशल है, जहाँ पर दुर्ग तथा नीचे नगर थे। ऊपर का जो क्षेत्र था वो दुर्ग था और नीचे नगरीय क्षेत्र थे कालीबंगा में। निम्नलिखित में से किस प्रारंभिक हड़प्पाई स्थल से दुर्गीकरण के साक्ष्य मिलते हैं? ठीक, अभी हमने देखा ये कालीबंगा में दुर्गीकरण किया गया था। हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं? तो ये हो जाएगा धौलावीरा में शैलकृत स्थापत्य। यहीं पर हमें पत्थरों के काफ़ी प्रमाण मिलते हैं। आप थोड़ा बेसिकली आप अगर कॉमन सेंस लगाएंगे, जो कि सुक्तागोड डोर है, धौलावीरा है और लोथल है, ये सभी हमें तटीय भागों में मिलते हैं, जहाँ पर हमें पत्थर, शंख, ये सब सीप, ये सब मिलने के प्रमाण हो सकते हैं कॉमन सेंस से। तो हम इसमें धौलावीरा की तरफ जाएंगे। निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित है? तो आप इसे याद रखेंगे, धौलावीरा जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड था, बाकी सारे जो थे वो सिर्फ 2 भागों में, ऊपर और नीचे, तो इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया था धौलावीरा को। हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में है? तो मांडी अभी हमने देखा, ये मांडी कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। मांडी उत्तर प्रदेश राज्य के मुजफ्फरनगर जिले में स्थित है। उत्तर हड़प्पाकालीन स्थल है ये हड़प्पा के उत्तरकालीन स्थल है। अभी हमने पूर्व वाला देखा था, एक परिपक्व होता है, उसमें से ये उत्तर हड़प्पाकालीन स्थल है मांडी। उसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? हुलास, इसमें हो जाएगा हुलास। आप जानते हैं कि मांडा ये हो जाएगा, ये जेके जम्मू कश्मीर, रोपड़ पंजाब, बनावली हरियाणा। पुरातात्विक स्थल संगोल स्थित है, ये हो जाएगा पंजाब में। हड़प्पा स्थल सनौली अभी हाल ही में उत्खननों से प्राप्त हुआ है, हो जाएगा यहाँ से मानव समाधान प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल हरियाणा में स्थित है? तो हरियाणा में कौन सा स्थित है? कालीबंगा हमें याद रखना है, राजस्थान में बिल्कुल नहीं भूलना है, बनावली ये हो जाएगा हरियाणा में, धौलावीरा गुजरात में, रोपड़ पंजाब में। नेक्स्ट क्वेश्चन, देघरी एक परवर्ती हड़प्पीय पुरास्थल है, ये हो जाएगा बी पंजाब। दघेरी जो है हड़प्पाकालीन पुरास्थल है, ये पंजाब में स्थित है। अब हमें देखिए ये सारे क्वेश्चन जितने भी हैं पीसीएस के PYQ हैं, तो आने वाले जो एग्जाम है 22 दिसंबर को, उसमें हमें काफ़ी हेल्पफुल होंगे, क्योंकि हमें PYQ देखकर जाना काफ़ी हेल्पफुल होता है। बनावली में निम्नवत जमाव निम्नलिखित में से किस संस्कृति से संबंधित है? जो बनावली में है वो पाक हड़प्पा सभ्यता यानी कि ग्राम संस्कृति से संबंधित है। बनावली का जो बनावली आप बताएंगे, इसको भूलेंगे नहीं, काफ़ी सारे कालीबंगा, बनावली और एक कौन है कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ये 3 स्थलों के बारे में हमें काफ़ी, कालीबंगा, बनावली और एक कौन था अभी हमने देखा, 3 में कन्फ्यूजन होता है इसमें, चलो अभी याद आएगा। तो ये हो जाएगा पाक ग्राम हड़प्पा संस्कृति से। हड़प्पा के किस स्थान पर मिट्टी के हल की आकृति मिली है? तो हल हमें कहाँ से मिलता है? बनावली में, क्योंकि राजस्थान का जो बनावली है, राजस्थान
कालीबंगा राजस्थान में है, बनावली जो है हरियाणा में है। तो यहाँ हरियाणा में हमें जुते हुए खेत के प्रमाण मिलते हैं। निम्नलिखित में से पुरातात्विक साक्ष्य प्रकट हुआ है लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में निम्नलिखित प्राचीन सभ्यता से संबंधित है। हो जाएगा इराक सिंधु घाटी सभ्यता से प्राचीनतम सभ्यता से संबंधित थे। सैंधव निवासियों का भारतीय प्रदेशों के अतिरिक्त विश्व के अन्य देशों के साथ व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध थे, जिनमें मध्य एशिया, उत्तर पूर्व अफगानिस्तान, ईरान, बहरीन द्वीप, मेसोपोटामिया यानी कि इराक जो है, इराक में एक सभ्यता थी मेसोपोटामिया, मिस्र, क्रीट आदि देशों के साथ सैंधव सभ्यता के घनिष्ठ और व्यापारिक संबंध थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग लाजवर्द मुख्यतः अफगानिस्तान से प्राप्त करते थे। हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक लोकप्रिय मोहर चौकोर मोहर थी। आप ध्यान रखेंगे कि जो लाजवर्द था ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्या कहते हैं उसे मोहर थी ये बहुत उत्खनन में प्राप्त होती थी। लाजवर्द मणि इसको बोलते हैं। ये काफ़ी महंगा उस समय काफ़ी इम्पोर्टेंट थी जो अफगानिस्तान से मंगाया जाता था। हड़प्पा संस्कृति में किस प्रकार की मोहरें सर्वाधिक हैं? तो हमें ध्यान रखना है चौकोर थी। इस तरह से चित्र बना के याद रखेंगे तो हमें याद रहेगा चौकोर। ओके। हड़प्पा संस्कृति के लोग लाजवर्द निम्नलिखित में से किस देश से प्राप्त करते थे? हो जाएगा अफगानिस्तान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा संस्कृति ताम्र रथ प्राप्त हुआ है। ताम्ररथ दायमाबाद से। हड़प्पा ताम्र रथ दायमाबाद से। दायमाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र। यह पुरास्थल महाराष्ट्र प्रांत में स्थित है। कुड़ाल पुरास्थल हरियाणा प्रांत के कुड़ाल इसमें जो लिखा हुआ हिसार जिले में है, हरियाणा में। यह सरस्वती नदी के किनारे है। कुड़ाल पाक हड़प्पा कालीन पुरास्थल है, एकमात्र ऐसा स्थल है जहाँ चांदी के 2 मुकुट मिले हैं। ओके। कुड़ाल कहाँ है? हरियाणा में। निम्नलिखित में से किन हड़प्पा स्थलों पर घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं? अभी हमने देखा था सुक्ता, सुरकोटदा और कालीबंगा में हमें हड़प्पा स्थलों से घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इस तरह हम मान सकते हैं कि जो है सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि हड़प्पा संस्कृति में हमें घोड़े के प्रमाण मिलते हैं। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, घोड़े की हड्डियां कहाँ से प्राप्त हुई हैं? हो जाएगा सुरकोटदा। हड़प्पा संस्कृति से जुड़ा पुरास्थल सुक्तागेंडोर किस नदी पर स्थित है? तो हो जाएगा दास नदी पर। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, चंदोदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था। तो किसके निर्देशन में चंदोदड़ों की खोज हुई थी? हो जाएगा J.H. मैके ने चंदोदड़ों का उत्खनन कराया था और इसकी खोज 1921 में हुई, यानी कि स्वतंत्रता के पूर्व ही चंदोदड़ों की खोज हुई थी। N.G. मजूमदार ने किया था। यह पुरास्थल मोहनजोदड़ो से 80 मीटर दूर स्थित सिंधु के बाएं किनारे पर अवस्थित है। यह एकमात्र ऐसा स्थल है जहां पर वर्गाकार ईंट यानी कि वक्राकार यह वक्र होता है, इस तरह से ईंटों के साक्ष्य मिलते हैं। यहाँ से झूकर और झांकर संस्कृति के साक्ष्य भी मिलते हैं। निम्नलिखित में से किसने हड़प्पा संस्कृति के विघटन के लिए इंद्र को उत्तरदायी ठहराया? इंद्र को यानी कि बाढ़ वर्षा के कारण को बताया, तो इसमें से रहेंगे व्हीलर ने ही। उसके बाद में निम्नलिखित में से किसकी पूजा हड़प्पा संस्कृति में नहीं होती थी? तो पशुपति मिले हैं, मार्त देवी की मूली है, पीपल हमने बताया मोहरों पर वृक्ष पेड़ पौधे मिलते थे, तो ये विष्णु की बाद में हमें मिले हैं, तो इसलिए नहीं पूछा है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी विष्णु। अब हम ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक काल के बारे में क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। इसमें दिया गया है कि ऋग्वेद जो है वो इसका जो है अनुवाद जो किया गया था तो उसे किस ब्राह्मण ग्रंथ के अकॉर्डिंग किया गया था? तो जो है इसमें हो जाएगा ऋग्वेद जो है
वो कौत्की। सामवेद में अथर्ववेद में हमें सबसे पहले हमें पता है अथर्ववेद का गौपद ब्राह्मण ने किया था। तो डी का जो पहला है 2 में है। उसके बाद में यजुर्वेद सी का चौथा हो जाएगा। पंच विष्णु ने किया था। बी का तीसरा सतपथ ब्राह्मण, यजुर्वेद को सतपथ ब्राह्मण, और इस तरह ऋग्वेद कौशिकी ब्राह्मण ने। तो अथर्ववेद का गौपद ब्राह्मण। इस तरह राइट आंसर हो जाएगा ए, दूसरा, तीसरा, चौथा और पहला। सूची फिर से हमें मिलान करना है। हमें देखना है कि ऋग्वेद जो इसमें जो भी क्या दिए गए हैं, तो ऋग्वेद में हमें क्या मिलते हैं मूलतः। ऋग्वेद में स्रोत और प्रार्थनाएं, देवताओं की प्रार्थनाओं को दिया गया है। यजुर्वेद में हमें यजुर्वेद में क्या मिलता है, स्रोत और कर्मकांड ही। सामवेद में संगीत और अथर्ववेद में कर्मकांड। अथर्ववेद में हमें तंत्र मंत्र और वशीकरण। इस तरह हो जाएगा राइट आंसर ए। ओके, सामवेद को संस्कृति से जोड़ के करेंगे तो हो जाएगा सी का पहला। तो सी का पहला इसमें था। तो ए का चौथा स्रोत और प्रार्थनाएं, देवताओं की प्रार्थनाएं सबसे पहले ऋग्वेद में ही की गई थी। उसके बाद में सूची एक को नदियों के प्राचीन स्थल जो भी कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो सरस्वती नदी, ये घग्गर और हारखा। अभी जो सरस्वती नदी है वो लुप्त प्राय हो गई है, तो इसे हम पहले हाकरा नाम से भी जानते थे। तो सरस्वती हो जाएगी जो सरस्वती नदी, हाकरा, घग्गर, हाकरा। और परुशड़ी आप जानते हैं कि परुशड़ी जो व्यास नदी ही है। परुशड़ी, रावी नदी को हम परुशड़ी के नाम से जानते हैं। सुताद्री, ये सतलज, सुतुद्री सतलज ही हो गया। परुशड़ी ये हो जाएगा व्यास। और विपाशा जो हो जाएगा वो व्यास नदी। 1 मिनट फिर से करेंगे इसको। सरस्वती ए का पांचवा, तो इसमें और इसमें है। उसके बाद में परुशड़ी जो जाएगा वो रावी नदी को बोलते हैं। सुतुद्री सतलज जानते हैं। सी का तीसरा इसी में है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा बी। ओके, एक बार सही से देख लेते हैं। सरस्वती, घग्गर नदी, परुशड़ी, रावी, सुतुद्री, सतलज, बिपाशा, व्यास, कुंभा, काबुल, सदानीरा, गंडक सदानीरा नदी, ये इसके प्राचीन नाम हैं सभी के। अब हम देखेंगे सतुद्री जो है वो सतलज है आधुनिक नाम, और सदानीरा गंडक हो जाएगा। परुशड़ी ये रावी नदी, और कुंभा काबुल। तो डी का चौथा सिर्फ इसमें है, ये सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का उपयोग कर सही उत्तर का चुनाव कीजिए। ऋग्वेद में 1028 संस्करण है। ऋग्वेद को अष्टक भी कहा जाता है, तो सही है। ये और दो दोनों सही हैं। ऋग्वेद 10 खंडों में विभक्त है जिसे मंडल कहते हैं। ऋग्वेद एक अन्य विभाजन अष्टक अध्याय जिसमें 8 अध्याय हैं और 64 वक्र हैं। मंत्र 1555 के हैं। ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या 1017 है। इसे बलाखिक और परिशिष्ट भी इसमें जोड़ दिया जाए तो ऋग्वेद में कुल संख्या हो जाएगी सूक्तों की 1028। ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के निकट संबंध का परिचायक है? तो इसमें हो जाएगा कुंभा, कुमरू और गोमल, ये तीनों नदियाँ 1, 2 और 3, ये जो नदियाँ हैं वो अफगानिस्तान के साथ आर्यों के निकट संबंध के परिचायक हैं। कुंभा, कुमरू और गोमल। ओके, वैदिक देवता इंद्र के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
वैदिक देवता जो इंद्र थे उनके बारे में, ये झंझावात के देवता माने जाते थे, ये पापियों को दंड देते थे, ये नैतिक व्यवस्था के संरक्षक थे, वह वर्षा के देवता थे। तो हमें ये झंझावात यानी तेज बारिश और वर्षा के देवता यानी कि 1 और 4 आंसर टी हो जाएगा। इंद्र झंझावात और वर्षा के देवता थे। वरुण नैतिक व्यवस्था के संरक्षक थे, इन्हें ऋतस्य गोपा भी कहा जाता था। वैदिक राजाओं और राज्यों में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो अजातशत्रु, काशीय, अश्वपति, कहते जनक विदेश से थे और जनोदय थे वो मध्य देश से नहीं थे, तो इसलिए जनोदय ये गलत हो जाएगा। उपनिषद काल में अनेक राजा ऐसे हुए जो ब्रह्म ज्ञान में अध्यात्म चिंतन से तत्पर थे। विदेह के जनक, के अश्वपति, काशी के अजातशत्रु और पांचाल देश के प्रवाहण, जमाली इत्यादि प्रसिद्ध है। जबकि जन्मेजय शतपथ ब्राह्मण के अनुसार कुरु वंश का एक राजा था जिसकी राजधानी नाम अस्दिवंत था, जिनके अश्वों के स्वामी और राजा को सौनक ऋषि के पुरोहित के अश्वमेध यज्ञ करवाया था। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र निम्न सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? तो ये ऋग्वेद में ही हमें जो श्रोता थे और जो भी किसी प्रकार की सूक्तियाँ थी वो ऋग्वेद में ही हैं। ऋग्वेद की मूल लिपि है किसमें? ब्राह्मी लिपि में। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ है? तो ये ऋग्वेद में ही किया गया है। गोत्र ऋग्वेद में किन मंडलों को वंश मंडल के नाम से जाना जाता है? तो इसमें हो जाएगा द्वितीय और सप्तम मंडल को दूसरे और 7वें मंडल को वंश मंडल के रूप में, जिसमें गोत्र वगैरह दिया गया है द्वितीय और 7वें मंडल में। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है किससे? याद रखना है, सबसे ज़्यादा मंत्र अग्नि के बारे में दिया गया है। विष्णु का प्राचीनतम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो हो जाएगा ऋग्वेद में ही। सभी जितने देवी देवता थे वो ऋग्वेद से ही संबंधित थे। ऋग्वेद का सर्वाधिक लोकप्रिय छंद कौन सा है? तो ये हो जाएगा स्फुट। वैदिक साहित्य में गायत्री, स्फुट, जगती, बृहति, अनुपष्ट आदि छंदों का उपयोग हुआ है। ऋग्वेद में सर्वाधिक लोकप्रिय छंद स्फुति जो है 4253 बार प्रयोग हुआ है, इसका प्रयोग किया गया है। ऐसे क्वेश्चन आने की संभावना कम है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ये कितने बार किया गया है ये सब करके ये आया हुआ 2006 में। निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन है? तो इसमें हो जाएगा ये ऋग्वेद। भारतीय धार्मिक ग्रंथ के अनुसार, धार्मिक साहित्य के अनुसार 4 वेद हैं, जानते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद इसमें सब प्राचीन है, जिसमें 1028 सूक्त मिलते हैं। इसमें 10 मंडल है, 11 बालाख्य है, 1580 ऋचाएँ हैं। वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले को होत्र कहा जाता था। जो भी ऋचाएँ पढ़ता था उसे हम होत्र कहते थे। इसके माध्यम से आर्यों के राजनीतिक सामाजिक इतिहास के बारे में पता चलता है और हमें गायत्री मंत्र का पाठ भी मिलता है, जिसके रचयिता विश्वामित्र थे। ऋग्वेद में मुख्यतः स्रोतों का संकलन है। वर्ण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ पे है? ऋग्वेद से ही प्राप्त होता है। लोपा, घोषा और अपाला, ऐत्रेय आदि मंत्र ऋग्वेद से ही प्राप्त होता है। अपाला, ऐत्रेय मंत्र किसमें संग्रहित है? तो अभी हमने देखा ये ऋग्वेद से। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख है? तो ये भी ऋग्वेद में ही है। ऋग्वेद है किसका? कथाओं का संकलन, स्रोतों का संकलन। तो हमें स्रोतों का संकलन, जितनी भी स्तुतियाँ, सूक्त हैं, ये सब ऋग्वेद से संबंधित हैं। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद में किया गया है? ऋग्वेद पर आधारित है, तो ये हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो ये सामवेद में, क्योंकि जिस तरह से ऋचाएँ, सूक्तियाँ सब दिए गए हैं उसी तरह से सामवेद को भी एकत्रित किया गया है। इसको गाने वाले साम मतलब होता है गान। इसका गान किसने किया था? पहले उद्गाता। इसके गान करने वाले को उद्गाता कहते हैं सामवेद की। निम्नलिखित में से कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों में है? तो हमें याद रखना है, यजुर्वेद जो है वो गद्य और पद्य दोनों में है। निम्नलिखित में से कौन
शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है, हो जाएगा वाजसनेय यज्ञ शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है। मैत्रेय संहिता का संबंध है, हो जाएगा यजुर्वेद से। मैत्रेय संहिता यजुर्वेद से संबंधित है। राजसूय से संबंधित अनुष्ठानों का वर्णन है, तो हो जाएगा यजुर्वेद। जितने भी मंत्र वगैरह दिए गए हैं वो यजुर्वेद में है। तो राष्ट्रीय यज्ञ जितने भी दिए गए हैं यज्ञ से संबंधित मंत्र, तो ये राष्ट्रीय प्रकार का यज्ञ है, इसे यजुर्वेद में दिया गया है। निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? जो भी किस तरह से हम जो भी वैदिक साहित्य है उसे किस तरह से अनुवाद करते गए या फिर उसका कन्वर्ट फॉर्म बनाते गए। तो सबसे पहले वैदिक संहिताएं आई, फिर ब्राह्मण, उसके बाद में आर्य, फिर लास्ट में सबसे पहले उपनिषद, जो कि 6वीं शताब्दी से लिखना प्रारंभ हुआ था। दिए गए विकल्पों में वैदिक साहित्य का सही क्रम है, पहला वैदिक, दूसरा ब्राह्मण, तीसरा आर्य, चौथा उपनिषद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद को वैदित्री के अंतर्गत शामिल किया गया है। वैदित्री के अंतर्गत शामिल किया गया है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को। अथर्ववेद जो है वो बाद में लिखा गया है, जिसमें हमें वर्ण के बारे में और काफ़ी सारे कर्म कांडों और वशीकरण और जादू टोना इसके बारे में बताया गया है, जो कि हम वैदिक काल के बाद में ये लिखा गया है माना जाता है अथर्ववेद को। और जो वैदित्रीय हैं जितने 3 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद माने जाते हैं। इतिहास शब्द का उल्लेख निम्न में से किस वेद में मिलता है? तो ये अथर्ववेद में इतिहास शब्द का उल्लेख मिलता है। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है, ये अथर्ववेद में ही। अयोध्या का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? अयोध्या का उल्लेख सर्वप्रथम में अथर्ववेद में ही मिलता है। वैदिक साहित्य में सभा और समिति को किस देवता की 2 पुत्रियां माना गया है? जगह प्रजापति की 2 पुत्रियों को माना गया है।